Namaste and good evening to all. Today I welcome here to all of you for this our fifth session of Narmada Valley Culture, and I request to Medaji for to start our today's session. So is the screen visible? Yes, yeah. Okay. So good evening everyone. Welcome to today's lecture which will be the second part of architecture along Narmada River. तो कल अपन लोगों ने अपर वैली जो है नर्मदा की उसके जो मेजर सिटीज हैं उनके आर्किटेक्चर को देखा. तो दैट कवर्ड अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद. उसमें होशंगाबाद के और जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं पचमढ़ी और आदमगढ़ हिल्स उन सबको भी कवर किया अलॉन्ग विद भीमबेटका. तो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अदर सिटीज. तो इट्स नॉट लाइक कि सारी सिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी भी नर्मदा के अलोंग आ रही हैं या वहां पे और कोई आर्किटेक्चर नहीं है. इसके अलावा वी आर जस्ट कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है देखने को. वी आर जस्ट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम वी आर जस्ट कवरिंग अ फ्यू. So starting with Maheshwar, the history of Maheshwar can be traced from the prehistoric times dating from 5500 BCE through various scripts and traces of life. Though there has always been an argument on the exact date of the towns of Maheshwar and Omkareshwar about their mention in Hindu texts. The town of Maheshwar, gaining its name from the ancient town of Maheshmati, is known for its folk art and cultural heritage. It was established by King Mahishman of the Som dynasty. The description of this ancient town has found mention in various historical texts, as well as is known for mention in the Mahabharata and Ramayana specifically. Back then, it was the capital state of the South India reign of Avanti or Nimar. The town of Mahishmati was very prosperous and had a well-established system with other historic towns of Avantika, Patliputra, Paithan, Kashi, Bharuch, Kutch, etc. Not only amidst its proximities, but the town was itself known for its spiritual, religious, administrative, literary and cultural activities. तो कल जैसे अपन ने देखा था कि महिष्मती नाम से दो जगह हैं नर्मदा के ही अलोंग. फर्स्ट वाज मंडला एंड द सेकंड वन इज महेश्वर. तो बेसिकली जो पूरा आर्किटेक्चर टाइपोलॉजी है महेश्वर की दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन आर द पिलग्रिम लोकेशंस. तो जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं वो जो जगहों को विजिट करते हैं जो तीर्थ के नाम से जानी जाती हैं, दोज आर द फर्स्ट पोर्शन. नेक्स्ट कम फॉर द टेम्पल एंड सीनोटास अलॉन्ग विद द अदर रॉयल स्ट्रक्चर्स. तो महेश्वर का जो फोर्ट है, फोर्ट के अंदर में जितने भी प्रॉक्सिमिटी में टेम्पल्स आते हैं, फिर रॉयल फैमिली की जितनी छतरियां हैं और बाकी पवेलियंस हैं वो सारे आते हैं रॉयल स्ट्रक्चर्स के अंडर में. एंड द थर्ड काइंड ऑफ टाइपोलॉजी इज घाट्स. तो इसमें अहिल्या घाट, नर्मदा घाट आदि कई सारे घाट हैं. ये एक वाटर कलर पिक्चर है जो आर्टिस्ट ने बनाई हुई है. काफी पुरानी पिक्चर है ये, ऑयल ऑन कैनवास, तो इसलिए अभी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है. बट दिस हैज बीन शोइंग कि जब वहां पे एक्टिविटीज होती रहती थी अपने फुल ब्लूम में तो किस तरह का अपीयरेंस होता था. So, Ahilyabai was considered as the fountainhead of architecture of Holkar state. The development of architecture during the reign of Ahilyabai was extraordinary. In the 11th and 12th century AD, Malwa was headed by the Parmar rulers. The famous center of arts and architecture of Parmar rulers were Hinjalgarh, which also falls in the territory of later Holkar rules. तो बेसिकली हम लोग आज के महेश्वर को जो एसोसिएट करते हैं वो अहिल्याबाई होलकर के ही टाइम पीरियड से या होलकर्स के ही टाइम पीरियड से एसोसिएट करते हैं. लेकिन महेश्वर की जो हिस्ट्री है दैट इज मोर ओल्डर. जो आर्किटेक्चर है इसके फोर्ट्स का और इवन टेम्पल्स का दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत, मराठा एंड मुगल स्टाइल. तो जिसमें कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी मिलता है हमें देखने को. टेम्पल्स हैव बीन मेड बाय द नागरा स्टाइल and have been decorated in Rajput, Maratha and Mughal style. तो काफी ज्यादा वेरिएशन है यहाँ पे, काफी सारा कॉम्बिनेशन है. Among the royal construction of Holkars and Indore cenotaphs, Rajwada and Lal Bagh Palace acquires the prominent place in the field of architecture. तो ये एक बेसिक प्लान है जो अहिल्या फोर्ट महेश्वर का है. तो यहाँ पे एंट्रेंसेस काफी सारी हैं, कई सारे गेट्स हुआ करते थे उस टाइम में. तो जो फर्स्ट मेजर गेट वाज फ्रॉम दिस वन जो अपन अपर पोर्शन पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है,
दिस वाज द मेन एंट्री। लेकिन क्योंकि जो बॉटम साइड पे हम देख रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं और ये पूरा नर्मदा का किनारा है, ये इसकी सीनिक ब्यूटी इतनी ज्यादा है, इस वजह से जो पूरा इसका फोकस है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है, घाट की तरफ। बट द मेन एंट्री वाज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ये इसका बैक पोर्शन होता था। इसको दिस वाज बेसिकली यूज्ड बाय लेडीज ओनली, कि वो अपना पूजा कर सकें, उनके लिए मंदिर बने थे। और मंदिर के पीछे होने की वजह से और नदी के सामने होने की वजह से यहाँ पे सेफ्टी पर्पस काफी अच्छे से सॉल्व होता था। दैट्स व्हाई दिस होल घाट वाज फॉर द लेडीज ओनली। तो अब जब अपन देखेंगे जो बेसिक आज की डेट में अपन महेश्वर फोर्ट को इमेजिन करते हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बड़े बड़े स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे दो छतरी बनी हुई है, एक पिठोजी बाव की छतरी और यहाँ पे अहिल्या माता की छतरी। तो दिस इज द फ्रंट facade from the ghat. So this is the most grand kind of entrance among all the forts of India. So this massive fort stands on a hill with the languid Narmada on one side and the modern town of Maheshwar on the other. Excavations conducted here by the Archaeological Survey of India reveal that this area has been fortified for over 1,000 years. Historians have so far not arrived at a conclusion as to who first fortified the hill at Maheshwar. Some scholars believe that it was the Parmar ruler Munjdev, an uncle of the famed Raja Bhoj. Other historians date the origin of the fort as far back as the 5th century. Yet another group of scholars trace the creation of the fort back to the Mauryan period. While the ancient history of the fort is veiled by a mist of conflicting theories, the present structure, thanks to the surviving documents, can be attributed to Malhar Rao Holkar. तो ये जितने भी हम लोगों ने अभी देखे कि राजा भोज के टाइम के परमार डायनेस्टी ने भी रूल किया है यहाँ पे, और उसके बाद में मौर्यन पीरियड में भी इसमें रूल हुआ है, तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई रिटन ट्रेसेस बहुत ज्यादा इसके अवेलेबल नहीं है। बट थैंक्स टू मल्हार राव होलकर, क्योंकि उन्होंने जब महेश्वर फोर्ट कैप्चर किया 1733 में और इसका कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम उन्होंने काम शुरू करवा के इसी स्ट्रक्चर को और ग्रैंड बनाया, तो उस वक्त उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को भी डॉक्यूमेंट किया पूरा। इस उसके बाद से पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। So the work was continued by Ahilya Bai Holkar, who commissioned most of the recognizable structures inside the fort, including the numerous ghats as well as the temples. Antiquity aside, what strikes you first about the fortress is the sheer height of its walls. The walls on the north and the east, where the fort borders the modern town, are around 35 feet in height. This figure rises to around 50 feet on the western side of the fortress. Dwarfing everything on the southern side along Narmada, the walls soar to over 100 feet in height at some places. These formidable walls of Maheshwar Fort are pierced by 5 gateways, the main one being the Ahilya Dwar, previously known as Gadi Darwaza. This is the largest gate and the only way to enter the fort on a vehicle. So as you enter through the Ahilya Dwar, you leave the modern world behind and step into the old walled city of Maheshwar. Although people continue to live here, the main city and its all-important markets lies outside these walls. The other important entrance to the fort is through Kamani Darwaza, and the third one is the Pani Darwaza, and the further east one is the Mandalkho Darwaza. Half of the palace has now been converted into the luxurious Fort Ahilya Heritage Hotel, while the other half has been converted into a museum and is open to the public. The first thing that strikes you about the palace is its simplicity. The length and breadth of the country is dotted with opulent palaces of the royalty, but this is a complete antithesis to the seemingly vulgar squandering of filth. तो जिस तरह से यूजुअली हम लोग देखा करते थे कि पैलेस मतलब इट शुड बी वेरी ह्यूज एंड गॉडी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन जो महेश्वर फोर्ट है इसका जो आउटर वॉल्स है और फोर्टिफिकेशन है, ये तो हमें देखने में जरूर काफी ज्यादा रॉयल लगता है, लेकिन जब हम अंदर के पोर्शन में आते हैं जो कि राजवाड़ा है जहाँ पे एक्चुअली रॉयल फैमिली रहती थी, दैट इज एज सिंपल एज अ कॉमन मैन्स होम। तो ये जो हम पिक्चर में देख सकते हैं, दिस वाज द लिविंग प्लेस ऑफ द रॉयल होलकर फैमिली. Rajwada is mostly constructed of wood and rests on a stone platform almost 3 feet in height. Next to the main entrance of the palace are statues of an elephant, a horse, and a bull, each carved out of a single block of wood.
The elephant signifies the grandeur of the Holkar kingdom, while the horse is the symbol of its military might. The bull is representative of Nandi, the divine vehicle of Shiv, the tutelary deity of the Holkars. So then there is a huge courtyard in Rajwada. This main entrance opens into a wide central courtyard with rooms surrounding it. The entire palace is two-storied only. The first floor housed the rooms of the queen herself and members of the royal family, and the household staff with the ground floor had guest rooms and offices. At the center of the courtyard is a small pool with a platform for the tulsi plant on one end and an image of Lord Krishna flanked by bulls on the other one. The simplicity of the queen can be witnessed in her so-called Darbar Hall, where she conducted the affairs of the state and held audiences with the citizenry. तो जैसे कि बाकी पैलेसेस में देखने को मिलता है कि दरबार हॉल मतलब इट विल बी हैविंग ह्यूज सिटिंग स्पेसेस, काफी बड़ी सी गद्दी होगी वहां पे बैठने की राजा की या रानी की। सभा में भी काफी सारी स्पेस होगी कि एक साथ कई लोग आ पाए, काफी ज्यादा ग्रैंडियर होगा, काफी डेकोरेशन होगा। लेकिन जो राजवाड़ा में दरबार हॉल है दैट इज एज सिंपल एज पॉसिबल। कुछ भी नहीं है वहां पे, सिंपल एक वरांडे में सफेद जो गद्दियां होती थी उनको रखकर रानी वहां पे बैठती थी और जो प्रजा है उनसे इंटरेक्ट करती थी। तो अब उसके पास में ही एक मार्बल की पूरी लाइफ साइज मूर्ति लगाई हुई है अहिल्याबाई जी की, और अभी भी उसका एक रेप्लिका क्रिएट किया है उस एरिया में जहाँ पे एक्चुअल दरबार हॉल होता था। तो दिस इज द एक्चुअल हॉल। यहाँ पे पूरा आसपास में वुडन पिलर्स हैं, ऊपर में पूरे जो होलकर फैमिली के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे उनके पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, लाइक वी कैन सी ओवर हियर। और यहाँ पे एक लाइफ साइज स्टैचू यहाँ पे भी बिठा के रखा हुआ है अहिल्याबाई होलकर का, जहाँ से वो बैठ के अपने प्रजा को प्रीच करती थी। सो कमिंग टू द टेम्पल्स, महेश्वर कैन इजीली बी कॉल्ड एज अ टेम्पल टाउन, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे हमें मंदिर देखने को मिलेंगे, काफी धार्मिक सी जगह है। रॉयल सा तो हमें फील होता है जब हम पैलेस के डेकोरेशंस को देखते हैं, लेकिन पैलेशियल जो एक्चुअली स्पेस है उससे ज्यादा यहाँ पे टेम्पल्स ही देखने को मिलेंगे। मोस्टली जितने भी टेम्पल्स हैं वो शंकर जी को ही डेडिकेटेड हैं, बिकॉज द फर्स्ट रीजन बीइंग नर्मदा नदी के पास में है तो शंकर भगवान का ही मंदिर होगा, और होलकर्स जो थे वो भी शंकर भगवान को ही अपने देवता मानते थे, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स सीन ओवर हियर आर शिव टेम्पल्स। So all the temples in this complex belong to the North Indian style or the Nagara style of temple architecture, gaining influence from the rulers that invaded from the other rulers of the nearby state. This picture which you can see is of Narmada temple, and it is a mid-sized temple located on the Mahila Ghat close to the Narmada. It is essentially a Shiv mandir with a Shivling in it, but it also has an anthropomorphic image of Narmada. From its pillared arches, Narmada looks even more beautiful. तो ये जो ट्रिपल आर्चेस दी हुई हैं इसमें, ये तीनों तरफ हैं मंडप में, और इसके थ्रू जब हम नर्मदा को देखते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा सेरीन इफेक्ट उसमें पड़ता है। नेक्स्ट कमिंग टू अहिलेश्वर शिवालय, तो बेसिकली ये जो हमें काफी सुंदर मंदिर की जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये मंदिर एक्चुअल में ना होके ये रानी अहिल्याबाई होलकर का जो छतरी बोलते हैं जिसे सीनोटाफ, ये वो है, बट दिस हैज बीन मेड इन अ स्टाइल दैट इट लुक्स लाइक अ टेम्पल इटसेल्फ। तो इसको भी नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया गया था। इसमें हम देख सकते हैं पूरा जो डेकोरेशन है इसका, उसमें राजपूत स्टाइल भी देखने को कई जगहों पे दिख रहा है, इसके झरोखे जो बने हुए हैं, फिर छोटे कुछ मुगल स्टाइल के एलिमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जो महाराष्ट्रियन टिपिकल फीचर होता है दीप स्तंभ जो काफी लंबे बनाए जाते हैं पत्थर के, वो भी यहाँ पे दोनों तरफ है एंट्रेंस के। एंड देन देयर इज अ स्मॉल टेम्पल डेडिकेटेड टू श्री राम एंड हनुमान इन द कॉम्प्लेक्स एज वेल। People usually consider Ahileshwar Shivalaya as a temple rather than a chhatri because the look and architecture of this structure is of a temple for sure. तो इसको अगर हम क्लोजअप्स में थोड़ा देखेंगे तो ये बिल्कुल भी देख के कहा नहीं जा सकता कि ये एक छतरी है और मंदिर नहीं है। तो I took all these pictures while I was doing my thesis in 2017. तो उस टाइम की ही ये सारी पिक्चर्स हैं। द टेम्पल इज वेरी वेल रिस्टोर्ड, क्योंकि ये अभी भी होलकर्स की ही जो फैमिली है उनके अंडर में आता है और वही उसकी देखरेख कर रहे हैं।
रिसेंटली रेस्टोरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वो पूरा जितना भी एरिया है उनके फोर्ट का उसको रेस्टोर करा रहे हैं। तो यू कैन सी द ग्लिम्पसेस ऑफ द टेम्पल। ये राइट में ये दीपमाला दिखाई पड़ रही है, ये छोटे छोटे ऐसे देवालय जैसे बनाए गए हैं जहाँ पे और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और यहाँ सबसे ऊपर सबसे सामने सिंह की मूर्ति बनाई गई है। Then coming to Vithoji Rao Chhatri. At the center of the courtyard or the Cenotaph complex is a rather Islamic looking beautiful domed structure. This is the Chhatri or Cenotaph of Vithoji Rao. The majestic embellished Chhatri has amazing elephant frieze on its plinth. It is approached by a flight of stairs leading to a hexagonal गर्भगृह। तो ये भी मंदिर की तरह ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भी एक छतरी ही है। तो इसके सब तरफ बॉटम पोर्शन में हाथी कई सारे बनाए गए हैं एक सीरीज में। इसके साइड में ये पूरे जो वरांडास दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें भी प्रॉपर आर्च्ड ओपनिंग्स है, डेकोरेशन है, कार्विंग्स है कई सारी। इसके थ्रू आप नर्मदा को देख सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे वेंटिलेशन है, काफी लाइट है, एंड दिस होल कोर्टयार्ड इज वेरी लाइवली। तो ये उसके कुछ क्लोजअप्स हैं विठोजी छतरी के। नीचे देखिए आप कितना ज्यादा डिटेल में पूरी कार्विंग्स की गई हैं। द एंगल्स, द काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट दे हैव क्रिएटेड आर एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। यहाँ पे हमें राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। ये आउटर पोर्शन है फोर्ट का जो हम घाट से देख सकते हैं। यहाँ पे भी पूरे झरोखे बनाए गए हैं, आर्च्ड पूरी ओपनिंग्स बनाई हुई हैं, और ये डिटेल्स है कार्विंग के। मतलब इतना ज्यादा डिटेल वर्क किया गया है, जो कार्विंग्स है इतना इंट्रिकेट कार्विंग है कि बाय जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट हैव दिस बीन इन अ वुडन पीस और द स्टोन इटसेल्फ। कि नीचे यहाँ पे जो चेन की कार्विंग है, दीज आर सो इंट्रिकेट, और कहीं पे भी पूरे में अभी तक तो एक भी क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर सो वेल मेड। एलिफेंट्स आर ऑल्दो मेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स। मतलब जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, बी टेम्पल, सिनोटाफ और फोर्ट, हर स्ट्रक्चर में नीचे आपको इस तरह से हाथियों के कार्विंग्स देखने को मिलेगी। सो दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज द होल मूड ऑफ महेश्वर की घाट है। यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, परिक्रमावासी भी हैं, लोकल लोग भी हैं, थोड़ी बोटिंग हो रही है, और दिस इज द व्यू ऑफ सनसेट। So this is the actual mood of Maheshwar. So now coming to Omkareshwar. The entire town of Maheshwar is situated on the two banks of Narmada river. One is on the northern bank, which is an island, and the other is the southern bank of the river. So like you can see in the top left picture, ये जो circle किया हुआ है, तो नर्मदा नदी जो बह के जा रही है उसके दोनों तरफ में ओमकारेश्वर का टाउन है। तो it is on the proper land as well, and it is extended to this small triangular island as well. This is a pictorial representation कि यहाँ पर भी पूरा ओमकारेश्वर का शहर है और मंदिर है, और नदी के उस पार भी यहाँ भी पूरे मंदिर बनाए हुए हैं। So the town is placed between Vindhya and Satpura ranges. The Narmada river flows between these two and form the triangular shaped island, whose aerial view looks like the symbol Om as a result of the formation of valleys. Not surprising then that this serene town is also one of the 12 Jyotirling shrines in India. तो अब तो उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता था कि ये जो छोटा ट्रायंगुलर सा आइलैंड है, इसका जब अगर एरियल व्यू देखते हैं तो ये ओम के शेप का दिखाई पड़ता है। तो एज वी ऑल नो, पूरे देश में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ओमकारेश्वर का है विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड ज्योतिर्लिंग मीन्स कॉलम और पिलर ऑफ लाइट। सो द स्तंभ सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज नो बिगिनिंग और एंड। So there is a small story when Lord Brahma and Lord Vishnu had an argument about who was the supreme god. Lord Shiv appeared as a column of light and asked each one to find the ends. So neither of one could do it. तो इसलिए उस कॉलम से जहां जहां पे भी रोशनी पड़ी पूरे देश में, उन 12 जगहों को ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। So the Purans mention this sacred spot as an inhabited and spiritual place. The scriptures suggest a continued habitation of this holy place since 5500 years at least, which indicates it was a living place as well as a pilgrimage place for a very long time. The aboriginal Bhil Shaftans
ruled Omkareshwar under the rule of the Parmar rulers of Malwa. This was from 10th to 13th AD and then by Chauhan Rajputs. The Marathas took over in 18th century when many temples were built and renovated under Ahilyabai Holkar. फिर यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल अभी आज की डेट में हमें देखने को मिलता है वो है सिद्धनाथ मंदिर. It is a classic representation of the Brahmic architecture and it is a major tourist attraction as well. काफी ज्यादा ruined condition में है ये, but still we can see a lot of carvings and a basic uh, the structure of the temple. The frescoes of elephants are the most important attraction of this temple. These frescoes are carved over stone around 1.5 meter in height. Looking up to the roof of the caves showcases artistic magic. It is located on top of the island 200 meters northeast of Omkar Mandhata temple with approximately 170 steps cutting upside the hill. With its unique architectural beauty, it is counted among the major Omkareshwar tourist spots. So once this temple was counted among one of the most prestigious temple of Omkareshwar Mandhata, but this temple is in ruins now. The remnants of this temple were protected and restored by Lord Curzon, who was the then Viceroy of India in 1902 under the British Empire with the help of some Shaivite Brahmins. The plinth of this temple is articulate with the deities and massive stones with relief work of elephants in different postures, which is of around 1.5 meters height. There is no precise date of its construction, but the stylistic analysis of carvings allow us to believe that this was built somewhere around 11th to 12th century. So here are some of the pictures which you can see. इसमें एलिफेंट के कार्विंग्स को ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है और कई अलग अलग पोस्चर्स में उनको बनाया गया है. इसके अलावा भी जो इनका द्वार शाखा है उसमें भी काफी ज्यादा डिटेल्ड वर्क है. जो कॉलम्स हैं, कॉलम कैपिटल्स हैं, उनमें भी काफी ज्यादा डिटेलिंग की गई है. एंड इवन द बॉटम पोर्शन ऑफ द plinth has been very nicely decorated. So next is the Mandhata Palace on our list. The insides of the temple are made like a typical North Indian Haveli, wherein you will see an open corridor surrounded by pillared corridors. What attracts the most is the simple yet colorful Darbar Hall. There is a beautiful round ceiling with remains of glasswork on it. However, the best part of this hall is the view from its jharokas or overhanging windows. The deep gorge that Narmada has created, when you see it flowing amidst it with colorful boats plying between its two shores, is a lovely scene to sit and admire. This palace is located on the southern side of the sacred island near the Omkareshwar temple. The building is relatively well maintained. It was built in the later 17th century period by King Bhilalas in connection with the Rajput kings of Rajasthan after the old palace was destroyed. तो जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि ओमकारेश्वर और महेश्वर जो है ये मोर देन 5500 ईयर ओल्ड सिटीज हैं. तो यहाँ पहले भी काफी सारी चीजें थी, पैलेसेस और टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे, जो कि बाद में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए उनमें कई सारे एविडेंसेस मिले हैं उसके, बट द प्रेजेंट सिनेरियो इज समवॉट ऑफ द लेटर पीरियड ओनली. So it was built on the higher land protected by the natural moat from Narmada and the fortified walls of the ruins of ancient city. The architecture of the palace is highly influenced by the Rajputana style. The interior consists of 3 courts surrounded by passage with columns around. The rectangular form of palace, Zarukha on the facade, massive architecture on the whole facade are giving it more character and finesse. So the palace is still managed by the royal family itself. Next is the Mamaleshwar temple, which is also known as Amaleshwar or Amreshwar temple. It is one half of the Jyotirling at Omkareshwar. तो ऐसा ओमकारेश्वर में कहा जाता है कि एक सिंगल टेम्पल नहीं है ओमकारेश्वर का, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इन दोनों मंदिरों को ममलेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर को विजिट किए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी. So you cannot just visit a single temple and leave. If you have to attain proper respect, तो आपको दोनों temples को ही visit करना पड़ेगा. Mamleshwar temple is located in a walled complex well protected by ASI as a complex of 7 different temples. In terms of temple architecture, it has an old world charm. When you walk around the temple complex, you are transported back in time, surrounded by mighty stone walls with carved sculptures. Next in the list is the Vishnu temple. The temple of Vishnu, located at Vishnupuri, which is on the southern part of town, is a Brahminic style temple from the 13th century.
A high shikhar rises at the top of the cella. At the front of the temple is a mandap, open on three sides, looking towards the west, contrary to the majority of other temples. It is in a single courtyard, and since this temple is located at the entrance of the town, the temple is inhabited, and this part provides facilities to accommodate the pilgrims and tourists and ashrams of which it forms a part. It is supported by the Nirvani Akhada Trust, which has its building in the vicinity. और इसी कॉम्प्लेक्स में जितने भी फेमस साधु हुए थे, जितने संत हुए थे, उनके आश्रम जैसे कि मार्कंडेय आश्रम, महानिर्वाणी अखाड़ा, ये सारे भी एग्जिस्ट करते हैं. तो इट्स अ ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स. Next is the Gauri Somnath temple. This temple dates back to the 13th century. The temple is located on the top and center of the island, connected by the Parikrama route. This temple has 3 floors, and the architecture is much simpler than that of the Siddhanath temple. On the ground floor, there is a large black marble shivling of 1.8 meter height. Now coming to the main Omkareshwar temple, this Hindu temple holds a paramount sense of the symbolic. It is the divine residence. It represents the whole of the universe in reduction. Its shikhar corresponds to Mount Meru, the axis of the world at the top of which Shiv resides, whereas below the Narmada represents the cosmic ocean. The temple consists of 5 levels. The first 2 stories from the ground consist of Garbhagriha and Mandap. Other 3 stories are considered part of शिखर. मोस्टली क्या होता है कि शिखर जो होता है वो एम्प्टी ही होता है, वहां पे कोई अलग से ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है. लेकिन इस मंदिर में जो ऊपर के पूरा शिखर का पोर्शन है विच इज इक्वल टू 3 स्टोरीज कंप्लीटली, तो वहां पे भी छोटे छोटे गर्भगृह जैसे क्रिएट करके वहां पे सिद्धेश्वर महादेव, एक शंकर भगवान का और एक धवेश्वर महादेव की भी वहां पे गर्भगृह बनाए गए हैं. So basically, this single temple consists of 4 garbhagryahs. The interior symmetry of the temple is such that the shivling is not in alignment with the shikhar and is slightly towards the right side. तो जब बाहर से देखते हैं तो नहीं समझ में आता, जब अंदर जाते हैं गर्भगृह के तो समझ में आता है. What is usually done कि जो भी मूर्ति है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आती है शिखर के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड है. तो उसका रीजन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ये मानते हैं कि जब कई सारे यहाँ पे पिलग्रिम्स आते ही जाते थे हमेशा से, तो उस वजह से जब वहाँ के लोकल राजाओं ने फिर ऐसा सोचा कि इसको थोड़ा सा स्पेशियस बनाना चाहिए, थोड़ा एनलार्जमेंट करना चाहिए ताकि यहाँ पे ज्यादा एकोमोडेशन किया जा सके पिलग्रिम्स का. तो इस वजह से उस पूरे प्लान को थोड़ा सा एम्पलीफाई किया गया, इस वजह से थोड़ा सा वो ऑफ सेंटर्ड हो गया. So here we can see the pictures of the Omkareshwar temple. Next on the list is the famous town of Mandu. It is situated about 35 km from Dhar, district headquarter of the same name in Madhya Pradesh. The hill rises 633.7 meter above the sea level and is endowed with a very attractive natural scenery, which is best during the rainy season. It is clothed in green with number of brooks and torrents rushing down into the ravine, winding about its side below. The beauty is enhanced by about a dozen lakes and ponds interspread on its top. This is probably the reason why the city enclosed within its fort walls, when its prime, was called by the Muslim rulers at Shadibad the city of joy. So basically Mandu is not very close to the Narmada river, बिल्कुल घाट पे नहीं आता है, लेकिन ये नर्मदा रिवर वैली में ही आता है. और बेसिकली क्या था, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ये सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे एक टाइम पे, जिसमें कि मांडू, महेश्वर, ओमकारेश्वर, धार, ये सब कुछ इंदौर के अंडर में आता था. तो बेसिकली उस टाइम पे कहा जाता था कि इंदौर भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नर्मदा के किनारे सिचुएटेड है. बट नाउ सिंस ऑल दीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू द इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स, तो अब ये सब अलग अलग हो जाने की वजह से फिर भी आज की डेट में भी इनका काफी कुछ रिलेशन है Narmada river se. An inscription on the Sarpabandh in the local collection in the fort has the date Vikram Samvat 1125, that is AD 1068, and refers to Sri Bhadraka Devendra Dev, possibly a vassal chief under the Parmar king Udayaditya. The Rasmala says that the Mandu chiefs were paying homage to Udayaditya, whose capital continued to be at Dhar.
It is likely that Lohani caves and other Shiv temples at Mandu were of this time. From the inscriptions found in the debris of fort buildings, we get lengthy hints to god Vishnu, composed by Vilhana, who the record says was the minister for war and peace to the Paramarking Vindhyavarman, who ruled Malwa at the close to the 12th century. So मांडू अगर आप जाएंगे तो इट इज फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है मांडू में जहाँ पे आप खड़े होकर पिक्चर क्लिक करो और वो एक परफेक्ट फ्रेम ना क्रिएट हो. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. So the earliest reference of Mandu is found in Sanskrit inscription when it was called as Mandap Durg. मंडप दुर्ग से डिराइव होके फिर वो मांडव हुआ, मांडव से फिर वो मांडू कहा जाने लगा. So this inscription on the pedestal of a Jain image of Adinath is dated Vikram Samvat 612 and found at Talapur. It says that the image was installed in a temple of Parshnath, locality called Tarapur inside Mandapdur by a merchant named Chandrasimha Shah. However, the former inscription confirms that there must have a fort existing about that time and it must have been constructed sometime before AD 555. So Mandap Durg's Prakrit or vernacular equivalent is Mandav, a name which is still in use. तो अब मांडव क्योंकि एक पूरा ही हेरिटेज टाउन कहा जाता है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ही हैं. ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन. इतनी ज्यादा स्टीप पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है कि जो लोग कई सालों से सदियों से रहते चले आ रहे हैं, पुश्तों से रहते चले आ रहे हैं, वही यहाँ पे रहना कंटिन्यू करते हैं ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर. क्योंकि वहाँ पे नेचुरल वाटर के टाइम के साथ में जो पॉन्ड्स थे, नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह, वो डिटोरिएट होते चले गए, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आज भी नहीं देखने को मिलती है. सो इट्स जस्ट टूरिस्ट स्पॉट फॉर नाउ. और यहाँ पे सिर्फ आप घूमने फिरने जा सकते हैं. यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए ये भी कहा जाता है कि दिस इज अ सिटी विच टेक्स यू बैक इन टाइम. तो यहाँ पे बेसिकली 7 ग्रुप्स में एएसआई ने डिवाइड किया है मॉन्यूमेंट्स को. फर्स्ट आर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, देन द रॉयल एनक्लेव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मांडू विलेज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, सागर तालाब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, रेवाखंड, दरियाखान एंड मिसलेनियस मॉन्यूमेंट्स स्कैटर्ड अराउंड. तो एक टाइम पे यहाँ पे इतने ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पे काम शुरू किया, तो इतने ज्यादा मॉन्यूमेंट्स मिलते ही चले गए कि फाइनली फिर उनको मिसलेनियस मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल दिया गया कि अब ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है, जिनके हमें डिस्क्रिप्शन भी कई जगह पे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको तो प्रॉपरली रेस्टोर करके हम रखेंगे. लेकिन अब जो मिसलेनियस मॉन्यूमेंट्स है, उनको फिर अब एक टाइम के बाद ध्यान देना ही बंद कर दिया गया. So we'll look at few of the monuments of Mandu as well. First of all, going back to the oldest one are the Lohani cave and temple ruins. These caves are located on the way from Mandu village to Royal Enclave. These caves are ordinary excavations without much of carvings and without any inscription. In plan, they represent a few rock cut cells meant primarily for residents, perhaps for Shaiv yogis. In front of the caves is a rock cut cistern. After cleaning the debris from the caves, some 80 images were found, which are kept in the local museum in Dharamshala of Hushamsa tomb. Now coming to the royal structures, first is the Jahaz Mahal. Jahaz Mahal reflects the spirit of Mandu's romantic beauty. It is artistically built with frontage of little less than 121 meter and width about 15.2 meters, and the height of its facade is about 9.7 meters on a narrow strip of land between the waters of Munj Talao and Kapoor Tank. तो जहाज महल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मुंज तलाव एक तरफ था, एक तरफ कपूर टैंक था, और उसके बीच में जो ओपन स्पेस थी, जो लैंड थी, वहां पे इस महल को बनाया गया. और द आर्किटेक्ट्स बैक देन वर सो स्मार्ट कि उन्होंने उसको पूरा एक शिप जैसा लुक दिया. सो हेंस द नेम जहाज महल वाज गिवन. The best view of this building can be seen from uppermost terrace of Taveli Mahal, which houses a museum now. It is best in monsoon when both the tanks are full of water and nature around is all green with vegetation. The effect most charming in the lusty silence of a clear moonlight, against which the silhouette of the building with the tiny domes and turrets of the pavilions gracefully perched on the terrace presents a most delightful spectacle.
When the capital of Malwa was transferred from Dhar to Mandu during the 15th century, many of the workmen employed for the construction of fortifications, tombs, and palaces were brought in from Delhi. They brought a vocabulary of Tughlaqid architecture with them, namely simplicity and vigor of design, which greatly influenced Malwa architectural style. Built in the second half of the 15th century, Jahaz Mahal came to characterize an elegance achieved through the symbiosis of indigenous and outside influences in late Malwa design. So here is what Jahaz Mahal looks like. It's absolutely stunning. अभी कुछ पोर्शन ही उसका प्रोटेक्ट करके रख पाए हैं एएसआई के द्वारा भी, कुछ पोर्शन जो है वो अभी भी काफी खराब कंडीशन में है. तो द फ्रंट पोर्शन विच यू आर सीइंग ओवर हियर, एक तरफ यहाँ पे मुंज तालाब है और इस तरफ में होता था कपूर ताल. तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल ये जहाज की तरह खड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है. It has a spacious terrace adorned with pavilions showing a pleasing variety in their domes and turrets. The pavilions on the ends are larger in dimensions and are divided into three compartments. Central one having domical roof a little higher than the pyramidal roofs of the side compartments. The artistic effect produced by this variety in the forms of the roof is indeed very appealing. There are two projecting pavilions on sides, one looking at Kaput and left in the picture and other looking over Munjtala. The room at the northern end of Jahaz Mahal has a beautiful water system surrounded by a colonnade on its three sides. The second one is Hindola Mahal. It literally means a swinging palace. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा कोई डिटेल्ड आर्किटेक्चर हमें नहीं देखने को मिलता. इट इज वेरी सिंपल. बहुत ज्यादा डेकोरेटिव पीसेस नहीं है, बहुत कार्विंग्स नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स लाइक इट इज स्विंगिंग. तो इसलिए इसका नाम हिंडोला महल रखा गया है. The plan of the building is T-shaped with a main hall and a transverse projection at the north. This projection seems to be added later as it seems from the masonry of exterior. On both sides of the wall, there are 6 arched openings above which there are windows filled with beautiful tracery works for admitting light and air inside. Architecturally, it marks itself distinctly from other palaces of Mandu by the extreme simplicity of its style of construction, although having a definite aesthetic appeal. तो ये 6 मेजर आर्चेस दोनों साइड्स पे हैं, ऊपर में ऐसी छोटी खिड़कियां दी हुई हैं और उनके थ्रू काफी अच्छी लाइट और वेंटिलेशन यहाँ पे होता है. अब रूफ तो इसके ऊपर नहीं बची है, दैट हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, लेकिन बाकी का स्ट्रक्चर अभी भी काफी कुछ इंटैक्ट है. Next is the Jami Masjid. Construction of this mosque was started by Sultan Hoseng Shah Ghori and completed by Mahmud Singh Khilji in 1454 AD. By far, this is the most majestic building at Mandu. It is said that the builders had designed it after the Great Mosque of Damascus. One is at once struck here by the hugeness of its proportions and stern simplicity of its construction. Almost devoid of decoration except for the usual borders of ornamental arches inset with the colored tiles. On the both sides below the porch, the facade of the plinth had been arranged into a veranda 1.8 meter deep with arched openings for a number of cells inside meant for visitors or staff of the mosque. The plan, elevation and design of the building were conceived on a very grand scale. As you can see, it is a huge mosque. बहुत ज्यादा यहाँ पे डेकोरेटिव फीचर्स नहीं है, लेकिन इसकी प्लानिंग ही इस तरह से की गई है कि इसकी जो ग्रैंडनेस है वो बाकी जितनी भी हम मस्जिद देखते हैं उनसे काफी डिफरेंट है. The interior of the entrance porch is about 13.7 meter square with a beautiful jali screen on the sides, above which are seen fine bands of blue enamel tiles set as stars or lozenges. तो इसी टाइप का सेम जैसे ये राइट पिक्चर में आपको ब्लू टाइल्स देखने को मिल रही हैं. The same kind of tiles have also been used in the Gwalior fort. The space between these is filled up by seemingly innumerable miniature domes, a sight that must impel a feeling of smallness before the Almighty in the mind of faithful. The courtyard is enclosed on all sides by huge colonnade with a rich and pleasing variety in the arrangement of the arches, pillars, number of bays, and in the rows of domes above. Side colonnade of the mosque with miniature domes above the arches. Near the central niche, bigger one in the picture, is a raised pulpit with its elegant marble dome supported on 4 arches. So we are talking about this smaller structure. The brackets and balustrade of which bear clear traces of Hindu influence. तो यहाँ इतना ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि ये दूसरे टेम्पल रूइंस से ही बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी आर्टिस्ट थे वो एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा घुल मिल गए थे. उनका जो आर्किटेक्चर का पैटर्न था,
जो उनका आर्टिस्ट्री वर्क था वो इतना ज़्यादा मर्ज हो चुका था कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर उस टाइम का अगर हम देखेंगे तो उसमें हिंदू आर्किटेक्चर के भी ट्रेसेस मिलते हैं और मुगल आर्किटेक्चर के भी ट्रेसेस मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे अरेबिक में कैलीग्राफी में भी होली कुरान के कोटेशंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज द होशंग शाह टूम। तो ये ही वो स्ट्रक्चर है जिससे इंस्पायर होके फिर ताजमहल का क्रिएशन हुआ। सो दिस इज अर्लियर देन ताजमहल। The work on this marble mausoleum was begun by Hoshang Shah and completed by Mahmud Khilji in about AD 1440. Entered through a dome porch, it lies in the center of a quadrangle and is roofed by a large dome with smaller cupolas at the corners. The entrance porch, square in plan, with well-proportioned and artistic arched openings on three sides supporting the marble dome above. The exterior of this dome is simple with an imitation parapet carved in the relief along its drum and a band of stars cut in masonry below. Beyond the porch, inside is a stone pavement which runs along the northern and southern sides. There are some sarcophagus put in the open inside the courtyard. The platform supporting the tomb is quite simple in construction, except for the carved ornamental border with projecting lobes, a feature indicating the influence of Hindu sculptors employed for the building. The walls are 9.6 meter high from the pavilion with a row of elephant tusk brackets supporting the chhajja above, which is a neat band of ornamental miniature arches carved in relief. The decoration of the door consists of a band of half-blown lotus flowers along the sides and at the top, and of roses carved in relief in the spindles, and of blue animal stars in masonry. There are two marvelous screens on either side of the door, which are devised to admit a subdued light into the interior in keeping with the solemnity of the tomb. The dome is flat and heavy, adorned with small dome turrets of rather conical shape at the four corners. The finial of the dome is crowned with a crescent, a feature which seems to have been imported to Mandu direct from Mesopotamia or Persia. So now we'll be shifting to another district which is known as Dhar. Dhar is a very small kind of district, और धार में भी एक छोटा पोर्शन है बाघ नाम से। So if you can see the map, यहाँ से हम लोग जो अमरकंटक से ओरिजिन होके मूविंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, अब हम लोग यहाँ पे बाघ केव से पहुंच चुके हैं, विच इज द लास्ट सेगमेंट इन मध्य प्रदेश. So Buddhism as inspiration, Bagh caves are situated on the bank of the river Baghini and lying approximately 7 kilometers from the Bagh village in the Kukshi Tehsil of Dhar district. Out of the 9 rock-cut monuments situated on the southern slope of Vindhyas, only 5 have survived. These caves serve as vihar or monasteries for the Buddhist monks. It is believed that the cave got their name from the word Bagh or tiger. Later on, these caves served as meditation centers, religious sites, and residential places of the Buddhist monks. Travelers can find the prevalence of Buddhist theology in these caves, though terming them as caves would not be proper, as these are an example of Indian rock-cut architecture and they are not completely natural. So that was the reason why I have included the rock-cut architecture as well, or the caves in this architecture along Narmada, क्योंकि ये सारी caves उस तरह से अपने इंसानों ने डिराइव की थी कि उसको वो रेसिडेंशियल प्लेसेस की तरह यूज कर सकें. सो इन सम वे और द अदर दे come under the architecture pattern as well. तो बाकी जितनी भी भीमबेटका वगैरह तो काफी फेमस केव्स हैं, लेकिन ये थोड़ी कम फेमस है, उतना ज्यादा इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है. But still these interesting rock-cut shrines and monasteries are situated in the Narmada Valley among the southern slopes of Vindhya Hill in Kukshi Tehsil. These are 82 kilometers by road from the nearest railway station of Meghnagar. These caves belong to the Buddhist faith, and it is not certain as to how and when these caves began to be called Bagh Gufa. Basically, ये कहा जाता है कि एक इनिशियल टाइम पे तो यहाँ पे जो भी गुफाएं बनाई गई थी लोगों ने अपने रहने के लिए या बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अपने रहने के लिए, काफी टाइम तक जब वो अबैंडन्ड थी, कोई उनको यूज नहीं कर रहा था, तो अब नेचुरली वहाँ पे पूरे, क्योंकि आसपास में विंध्या रेंजेस हैं ही, तो यहाँ पे शेर और बाकी कई जानवरों ने टेक ओवर कर लिया था. तो लोकल्स ने जब देखा कि इन गुफाओं में बहुत बड़ी मात्रा में शेर रहते हैं, शेर पाए जाते हैं, विच आर कॉल्ड टाइगर्स, तो इसलिए द नेम हैज बीन डिराइव्ड एज बाघ केव्स. बाघ केव्स से ही रिलेटेड अब वहां पे जो
नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम बाघिनी रख दिया गया, और जो उसके पास का गांव है जहाँ पे एक्चुअल अभी लोग रहते हैं, जहाँ पे हैबिटेशन है, दैट विलेज इज आल्सो नेम्ड एज बाघ विलेज। तो इस पूरे एरिया को जस्ट बिकॉज टाइगर स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर हैज बीन कंप्लीटली नेम्ड एज बाघ। So it seems that after extinction of Buddhism in central India by around 10th century AD, these caves remain effaced from human memory. तो क्योंकि बुद्धिज्म एक तरह से काफी हट गया था इस एरिया से, तो इसलिए फिर इनको completely यूज करना बंद कर दिया गया. So during the intervening centuries, the caves often became the abode of tigers, and association of tigers with the caves gave them the present name. The caves were excavated in a small hill in front of which runs a small river called Bagheshwari or Baghini. Of the 9 caves, except 4, all have suffered severely at the hand of time. Of the 4 better preserved caves, the cave number 2, locally called as Gonsai Gufa or Pandavo Ki Gufa, is most elaborate in plan. This rock temple has a large monastic hall at the center. An imposing 6 pillar portico adorned its front. A large recessed cell enshrining a stupa stands at the backside in the center, which gave monks much needed privacy and atmosphere for a secret meditation. The cave was a combination of Chaitya and Vihara. तो इन केव्स पे ऑल्दो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फॉरेन ऑथर्स ने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जो फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन मार्शल और लुअर्ड चार्ल्स एक्फर्ड, इन लोगों ने काफ़ी मेजर इस पे काम किया है काफ़ी शुरू से. द फर्स्ट बुक हैड बीन रिटन इन 1869 1927, जो कि धार और मांडू पे लिखी गई थी. आई विल गिव यू ऑल द रेफरेंस नेम ऑफ द बुक. तो इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये केव्स, लेकिन उस टाइम पे जब एएसआई फॉर्म हुआ ही था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा इन पे स्टडीज की जा रही हैं. So, a brief about the caves. The late 4th to 6th century CE was the period, and some art historians consider that artistic qualities of the painting surpass the art of Ajanta and Ellora. जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो 600 to 700 CE के अप्रोक्सीमेट की मिलती हैं, which is also the which is also resembling to the Vakataka period. Cave number 2 has a copper plate with inscription about the donation for repair of Vihar by Maharaj Subandhu in the late 5th century AD. Though the date of the Bagh inscription is missing, the Badwani copper plate inscription is dated in the year 167, which is of Gupta era. और उसके बाद में बेसिक इसकी हिस्ट्री है कि जो अभी अपन ने डिस्कस किया ऑलरेडी कि बुद्धिस्ट ने ही इनिशियली इनको बनवाया था, लेकिन बाद में फिर जो मेजर शेप दिया गया दैट स्टार्टेड इन 7th century CE. So murals are similar to Ajanta cave number 1 and 2, and entrance of the cave number 4 is similar to the Sanchi gate. There are 2 kind of artwork that is found over here. First one is in the sculptural form, which is high relief and rock cut caves. Second comes as murals, known as tempera, which are over the walls, pillar and ceilings. Thick mud plaster can be seen in brownish orange color. Over the plaster, line framing is there, and then a few paintings were there. तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो अभी भी देखने को मिलती हैं, मोस्टली तो ह्यूमिडिटी की वजह से और इतने सालों तक यूज नहीं हुआ, निग्लेक्टेड पड़ा रहा काफी, मतलब बैट्स वगैरह की वजह से, पिजन्स की वजह से भी काफी कुछ उसमें इफेक्ट पड़ा. ह्यूमन वेंडलिज्म भी टाइम टाइम पे होता ही रहता है, तो काफी कुछ तो अब लॉस्ट हो चुका है, लेकिन काफी सारी पेंटिंग्स हमें अभी भी देखने को मिलती हैं. द मोस्ट फेमस वन बीइंग द दिस बॉटम वन. फिर जब इसका कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन किया गया 1982 में, तो कुछ जो पेंटिंग्स ये लोग डिराइव कर पाए उनका ऐसे जैसे ऊपर ये पिक्चर हम देख रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई थी. इनको फिर रेप्लिकेट करके जो सबसे पास में ग्वालियर म्यूजियम है, एट दैट टाइम इट वाज द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो वहां पे इनको शिफ्ट कर दिया गया सो दैट एटलीस्ट दे कैन बी प्रोटेक्टेड ओवर देयर. The other caves were more or less identical in plan except certain minor modifications, as visible in cave number 3, which is purely a vihar or monastery locally called as Hathi Khana. It was also very elaborately carved and designed. The fourth cave is the largest one. The local people have given the name Rang Mahal to it because of the number of paintings. In many respects, it is the most remarkable cave.
The paintings at Bhat Caves are almost contemporaneous with those at Ajanta, and the two represent the same school which exerted a far-reaching influence of the art not of India alone and on her colonies in the Southeast Asia and China, but also on every country into which Buddhism has been presented. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजंता केव्स के साथ में ही सिमिलैरिटी है, बल्कि इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जितनी भी जगह उस वक्त बुद्धिज्म फैला हुआ था, उन सबकी थोड़ी-थोड़ी झलक हमें देखने को मिलती है. It has been said that these paintings can very favorably compare with the best Europe could produce down to the time of Michelangelo. The most of the western part, comprising of Mahi and Narmada Doab and northern alluvial plain, is more or less level terrain, have elevation in range from 20 to 80 meter above mean sea level. There are some linear tracks along Mahi, Vishwamitra, Dadar and Orsang rivers. These all are tributaries of Narmada itself. So now we enter to गुजरात. अभी तक हमने पूरे मध्य प्रदेश का आर्किटेक्चर देखा. नाउ वी आर एंटरिंग टू गुजरात. गुजरात में ऑल्दो बहुत कम जगह है जहाँ पे नर्मदा टच करती है. So coming to the Madhya Pradesh, it enters through a district called Narmada, which you can see in the map. It touches the bottom part of Baroda district, and through Bharuch it goes into the Gulf of Khammar. So Gujarat basically has a very rich and artistic heritage with a number of pilgrimage sites which are of varied culture. The present-day Gujarat was ruled by the Solanki dynasty during the period extending from 10th to 13th century. This was also the last Hindu dynasty to rule the northwestern regions. This period saw tremendous development in architecture, language and scripts. Numerous temples with intricate carvings were also built. The geographical boundaries encapsulating Gujarat covers a large part of the Western India, and the regional history covers period from ancient times with some of the relics still standing and giving testimony to its links with prehistoric and ancient times. Western India was one of the richest regions in early times in terms of architectural developments. Medieval Gujarat, including the early 11th and late 13th centuries, was an important phase of architectural development. तो इस पूरे एरिया में हम कह सकते हैं कि नर्मदा और माही दोआब क्रिएट होता है. तो नर्मदा इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम पार्ट एंड माही रिवर इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट. तो इसका सेंटर जो पोर्शन है इसको माही नर्मदा दोआब एरिया कहा जाता है. सो व्हाट इज दभोई, क्योंकि ये काफी नया नाम है, मोस्टली लोगों ने सुना नहीं है, हु आर नॉट फ्रॉम गुजरात. इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट अब ये नहीं बचा है टाउन. सो इट इज अ सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ बड़ौदा. जैसे हम लोगों ने अभी एमपी में देखा कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट एक मेजर डिस्ट्रिक्ट होता था जिसके आसपास में से फिर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टच करते हुए नर्मदा जाती थी. उसी तरह से बड़ौदा इज द मेजर डिस्ट्रिक्ट और आसपास की जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टच करते हुए नर्मदा जाती है. So it doesn't reach till Vadodara, but it touches Dabhoi and move along. तो Dabhoi is the central portion. यहाँ से जो अभी recently सरदार सरोवर डैम हम लोग जानते हैं काफी फेमस है, वो है पास में. और उसके अलावा राजपीपला वो एरिया जिसमें कि हमें डायनासोर फॉसिल्स मिले थे वो है. तो you can see the type of carving which is available at this particular place. So Dabhoi or Darbhavanti, as it was known once upon a time, belongs to that golden period जब आर्किटेक्चर जो इस पीरियड को समानांतर मानते हैं जब हमारा खजुराहो का आर्किटेक्चर 10th और 11th सेंचुरी में अपने पीक पे था, जब कल्चुरी पीरियड अपने पीक पर था, परमार्स का, चोलास का जो पीक पीरियड होता था अपना आर्किटेक्चर का, उसी पीरियड के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है. This was a time when no walls were plain, they were either painted or sculpted. Dabhoi is a city and a municipality in Vadodara district in the state of Gujarat. The architectural style and the exquisite stone carving and iconography on the fort gate suggest that it was conceived and constructed in the same period as Rudra Mahal, जो कि पाटन में है. So very few structures are left over here. Majorly तो काफी कुछ यहाँ पे अब बचा नहीं है. कुछ स्ट्रक्चर्स अभी भी बचे हैं उस पीरियड के. तो द बेस्ट intact one is the Hira Gate, which serves as a reminder of the past generations of the Solanki dynasty and its historical establishments at the ancient town of Dabhoi. Famous as the Diamond Gate, it is the most important fort gate to the east of the town and is the most preserved out of the four gates of the town. In the historic times, it served as a gateway for the influx of people from outside the city and was a barrier between the outside and inside of the old city.
It was used for military purpose as well as for the defense against raid of the enemies. There are religious values associated with the gateway since there exists a temple of Kali, which was supposed to be built with the belief that the goddess will safeguard the prosperity of the town. So basically, Dabhoi is a walled city. It is also known as city of gates. तो नर्मदा नदी फ्लो करती है, उसके बाद में एंट्रेंस गेट मतलब एक बड़ा रीजन है, उसके बाद में एंट्रेंस गेट्स हैं ये दाभोई के। इन गेट्स के थ्रू आप दभोई सिटी में एंटर करते हैं और पूरी दभोई सिटी क्रॉस करने के बाद में फिर से गेट्स हैं, जिन गेट्स में से एक से आप फिर बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर सकते हैं और एक गेट के थ्रू आप जा सकते हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चंपानेर पावागढ़ की। So this acted as a kind of moat. Next is the Vadodari Gate, which is a tall narrow gate with ornate brackets and sculpted figures on walls. Around the gate stands a wall with corridors and kanguras or parapets that look from a later period. Most carvings are from Hindu mythology and you can recognize some of the sculptures as well, but most are in dilapidated condition now. So now coming to the last city, which is Bharuch. You can see in the map over here, formerly known as Broj. It is a city at the mouth of river Narmada in Gujarat in western India. Bharuch is the administrative headquarters of Bharuch district. The city of Bharuch and its surroundings have been settled since times of antiquity. It was a shipbuilding center and seaport in the pre-compass coastal trading routes to points. So now I would like to welcome you all to Bharuch, which is the city of Golden Bridge and the second oldest city in Indian civilization. तो हम सब लोग ये तो जानते हैं कि वाराणसी is the oldest city in India, but we don't know which is the second oldest. तो Bharuch is the second oldest city of India. Currently famous for its Narmada Valley and several industries, Bharuch was one of the greatest port cities in India even 2500 years ago. It has a history of trade through the sea with Greek, Romans, Egyptians, Africans, Arabs, Malay, and Chinese. The city of Bharuch has been ruled by many empires, starting from Gupta dynasty, Rajput Empire, and then Mughals. तो according to Skand Puran, जब ऋषि भृगु एक कछुए पे बैठ के, कच्छप पर बैठ के इस सिटी में उन्होंने एंटर किया, तो इसलिए क्योंकि टॉर्टोइस को कच्छप कहा जाता है और भृगु ऋषि उस पर बैठ गया है, तो इनिशियल इस जगह का नाम था भृगु कच्छ। भृगु कच्छ से अब उसको शॉर्ट में कर करके भरूच कर दिया गया। And another theory states that the city derived its name from Bhrigu Kach because it was the residence of the great saint Bhrigu Rishi. In ancient India, Bharuch was an important trading port with merchants from the Arabian Peninsula using this port for trading with the lucrative Indian mountain. So initially, there were several architectural marvels in and around the city. However, due to lack of care and maintenance, most of them are in complete ruins and neglected by the authorities for several decades. The city is walled region, which is covered by the gateways during the ancient era. तो अभी भी हमें ऋषि भृगु का आश्रम यहाँ पे देखने को मिलता है। काफी कुछ इनिशियल यहाँ पे था क्योंकि दिस वाज द सेकंड ओल्डेस्ट सिटी, लेकिन ध्यान ना दिए जाने की वजह से अब के टाइम में ना तो यहाँ पे एंशियंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ना ही मुगल टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम की भी कुछ एक चीजें हमें देखने को जरूर मिलती हैं, बट मोस्टली यहाँ पे ज्यादा कुछ भी एंशियंट नहीं बचा है। तो दिस वाज अ पिक्चर व्हेन इट वाज नोन एज ब्रोच। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम की ही पिक्चर है। ये बेसिकली डच एक एल्बम में देखने को मिलती है। So first of all, we'll talk about the Narmada Bridge. It was said that the cost incurred was so high that with the amount spent, the bridge could be constructed in gold. तो ब्रिटिशर्स ने ही कहा था कि इस ब्रिज को बनाने में, क्योंकि दिस वाज द ओनली ब्रिज जो कि नर्मदा के अक्रॉस में बना हुआ था। तो जैसा हम लोगों ने नर्मदा परिक्रमा में भी देखा कि अमरकंटक से शुरू होके बीच में कहीं कोई ब्रिज नहीं है, कहीं कोई क्रॉसिंग स्पेस नहीं है। दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं नर्मदा नदी को और दूसरी तरफ पे जा सकते हैं। तो 1881 में ये ब्रिज बनाया गया। सो बेसिकली बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड टू द कोर पर्पस वाज टू गिव ट्रांसपोर्टर्स एक्सेस टुवर्ड्स मुंबई। तो गुजरात से मुंबई जाने के लिए, क्योंकि जब तक वो इस तरफ नहीं आएंगे नर्मदा के, पूरा घूम के हर बार आना वाज नॉट पॉसिबल, इसलिए उन्होंने ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया।
as then Mumbai was an administration headquarter of Britishers for Western India. The construction was started in 1977 and it took 4 years to complete this bridge. इनिशियली इसका नाम नर्मदा ब्रिज ही था, जो कि ब्रिटिशर्स ने रखा था, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, इसको बनने में इतना ज्यादा टाइम लगा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था ये ब्रिज कि इसका नाम गोल्डन ब्रिज हो गया बाद में. The name Golden Bridge was derived due to high quality of iron also that provides extra strength and rust resistance that was used in the construction of this bridge. The construction cost was so expensive that even a bridge from gold can be built over a small river. Another reason for the heavy expenditure of Golden Bridge was its pillars, which were multiple times washed away, half constructed due to the heavy flow of the river. तो इतना आसान नहीं था उस समय पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, इसलिए जो नदी थी वो अपने फुल फॉर्म में थी थ्रू आउट इट्स कोर्स. तो इतना ज्यादा वहां पे फ्लो था, इतना हैवी फ्लो था कि कॉलम्स बनाते थे वो लोग, और जहां भी थोड़ा हैवी फ्लो हुआ तो दे यूज्ड टू वॉश अवे. तो इसलिए इतना मल्टीपल टाइम इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई. There was also a time during the Second World War when, due to the financial crunch, Britishers even planned to reconstruct Golden Bridge to get the iron that can be used for arms and ancillary production. But because of the love and affection of the locals, they didn't do it. So, Golden Bridge is also one of the major tourist attractions, and the length of the bridge is 1412 meters. In the 10th century CE, under the Solanki dynasty, Bharuch was a hub for ships arriving from Sindh and China. From the 11th to 17th centuries, Bharuch was at height of its glory. Al-Idrisi, a 12th century Arab geographer, observed that it was a magnificent town with fine buildings and inhabitants who were highly ambitious and had copious resources, wealth, and recognized traders. It is said that in the same century, Kuber, a wealthy merchant from Ahibal of Patan, visited Bharuch for trade along with 55 merchants and 500 ships. So it was a very major port at that time. अब लेकिन यहाँ पे ना हमें पोर्ट्स देखने को मिलते हैं. जो भरूच फोर्ट होता था इनिशियली, उसके भी सिर्फ ये जैसे हम आउटर वॉल्स के कुछ थोड़े बहुत पोर्शन देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ यहाँ पे बचा नहीं है. The very few structures which are still left are, one of them is Jami Masjid. It was during the reign of Alauddin Khilji that Bharuch saw its first structure built by the Delhi Sultans. Under Muhammad bin Tughlaq, it was used as a base for expeditions against rebels in Gujarat province and the Deccan. The photograph of the facade of the Jami Masjid at Bharuch was taken by Henry Cousins in 1880s. So, ये picture जो है, that was taken in 1880s from the ASI. This mosque was built in the early 14th century, comprising a courtyard with gateways and a sanctuary at its western end. The main sanctuary of the mosque is an open pillared veranda with no facade of arches. The interior is divided by 48 pillars, each with elaborately carved brackets into 3 compartments based on temple mandapas. So there are 3 mihrabs as well on the western wall with the copies of niches from temple architecture but with pointed Islamic arches. तो इस स्ट्रक्चर में भी काफी हमें झलक मिलती है बिकॉज ऑफ द सेम काइंड ऑफ आर्टिजन दैट वर बीइंग यूज्ड. इंडियन भी थे, मुगल भी थे, हर तरह के आर्टिजन थे, इसलिए हमें इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की झलक भी देखने को मिलती है, जो डेकोरेशन और कार्विंग है, और मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है. Then comes Lallu Bhai Haveli. One of the early communities to take advantage of this new wave of trade in Bharuch were the Parsis. From being the city's chief brokers to the English factory as early as 1644, to enjoying a monopoly over the manufacture and sale of liquor, to employing the local carpentry skills in shipbuilding, the Parsis did it all. Lallu Bhai Haveli at Bharuch was erected in 1791 AD by Lallu Bhai, an ex-diwan of the last Nawab of Bharuch. Architecturally, the monument extensively shows the significance and touch of the local Gujarat architecture. The building is mainly 2-storied. There are several rooms in each of the floor of the monument, and one can surely witness many blank spaces within the interior of the Haveli. तो जैसा हम ये देख सकते हैं, पूरे फोर्ट में से, फोर्ट के ही अंदर में आते था ये लल्लू भाई हवेली. तो उतने पूरे एरिया में से सिर्फ ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो अब इंटैक्ट बचा है, देखने लायक है. सिर्फ 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर है. ऊपर जो 3rd फ्लोर हमें देखने को मिल रहा है, दैट वाज यूज्ड एज अ कॉन्फ्रेंस रूम ओनली. तो यहाँ पे काफी सारे लोग बैठ के मीटिंग्स कर सकते थे या कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, बिकॉज लल्लू भाई वाज द दीवान. तो काफी यहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह होती थी. सिर्फ इसलिए एक रूम बनाया था 3rd फ्लोर पे. बाकी के दोनों फ्लोर्स में रेसिडेंशियल और ऑफिस वाले एरियाज थे. एंड दिस इज ओनली व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द एंटायर फोर्ट.
Then in Bharuch's old town, the public hall, which is on left, lies on the road leading to the harbor at Puja. Though it's now missing, the impression of an iron rod marked the hours on this 400-year-old Dutch sun clock. तो कुछ टाइम यहाँ पे क्योंकि डच भी रहे, this being near to the Daman and Diu areas as well, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें डच इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है. तो ये स्ट्रक्चर एक पब्लिक हॉल कहा जाता था उस वक्त का, वो अब एग्जिस्ट करता है थोड़ा बहुत. और इसकी ही वॉल पे एक ये डच सन डायल या सन क्लॉक जो कहते हैं, उसके एक कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं. The Narmada River has silted up and receded from the city, where it once flowed. Cattle now graze on green pastures. तो इनिशियली फोर्ट का पोर्शन बनाया गया था कि यहाँ से हम सीधा नदी को देख सकें, लेकिन अब क्योंकि ओमकारेश्वर तक तो नदी का स्वरूप बहुत अच्छा है, ओमकारेश्वर के बाद में अब क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और इतने डैम्स बन गए हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, इतना सारी एक्टिविटीज हो रही हैं नदी के थ्रू कि ओमकारेश्वर के बाद में ये इसका जो पूरा स्ट्रीम है वो कम होता जाता है एंड इट्स ऑलमोस्ट डेड इन गुजरात. तो यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि द रिवर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो दैट्स इट फॉर टुडे. We finished with the today's session. Over to Bubri sir. यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ये भी आज का भी आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है, स्पेशली ऐसे कुछ साइट्स के बारे में कि जो हमने विजिट नहीं किए. गुजरात के वगैरह जैसे साइट के बारे में आपने बताया. पाटन वगैरह हमने विजिट किया था, बट उसी के नजदीक से जो साइट आपने बताए, हाँ दबोई, उसको हम विजिट नहीं कर पाए. बाकी कच्छ, सौराष्ट्र और बाकी एरिया तो देखा था, बट ये पहली बार मुझे जानकारी मिली. यहाँ अपर्णा मिश्रा जी से कुछ सवाल है. How far did the Bagh paintings influence Bagh prints, which are much in demand today? Yes, so the Bagh paintings are very much influential for the Bagh prints. ये एक्चुअली कल हम लोग जो आर्ट वाला सेशन करने वाले हैं उसमें इसका मेजर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, बट द Bagh print has been derived from these paintings only. यहाँ पे जो फ्लोरल मोटिव्स हैं, जो छोटे एनिमल मोटिव्स हैं, उन सबको इन्हीं केव पेंटिंग से ही डिराइव किया गया है. Yes, Varshali ma'am. I have shown already the images. वर्षाली मैम, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है. कैन यू प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स? क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल. Please write it in the chat box. We'll shift to the another one. Vinayak sir said, should such ancient fort temples and palaces be returned to the current descendants of erstwhile royal families, as they can maintain them more efficiently than the government machinery? Obviously, that is a thing which should be done. कि जो पूरी तरह से अभी टेक ओवर कर लिया गया है उनसे, maybe due to their financial reasons or due to their unavailability, तो क्योंकि अब वो उसके पार्ट नहीं है, इसलिए हो सकता है अब उतना पर्सनल लेवल पे देखभाल नहीं होती. लेकिन ये तो हमें आज भी देखने को मिलता है कि जो राजस्थान के जैसे फोर्ट्स का अगर आप एग्जांपल लें, तो वहाँ के फोर्ट्स जो हैं, दे आर स्टिल बेस्ट मेंटेन्ड इन ऑल ओवर इंडिया. इवन जो हम साउथ में भी कुछ फोर्ट्स देखते हैं, जैसे कि बैंगलोर के आसपास में जितने भी फोर्ट्स हमें मिलते हैं, तो दे आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द रॉयल फैमिलीज, इसलिए उनका मेंटेनेंस जो है वो अभी भी काफी हद तक मेंटेन्ड है. सो ऑब्वियसली अगर हम ये चीज कर सकते हैं कि रॉयल फैमिलीज को कुछ परसेंट तक उसका पार्टनर बना सकते हैं, that will be a great thing for the Indian architecture and heritage. Can I ask, ma'am, is my voice audible? Yes. Do people in that Ahilyabai fort, does the royal family stay there? They don't stay there permanently. Actually, उनके ही वंशज हैं सर रिचर्ड होलकर, तो वो उनकी फैमिली तो अब बाहर रहती है. They keep on coming to महेश्वर for timing. इंदौर में जरूर उनका रेसिडेंस है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं. महेश्वर में अभी करंटली, क्योंकि जब से ऑलमोस्ट 2019 में उसका रेस्टोरेशन वर्क जब स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से काफी फ्रीक्वेंट विजिट्स होने लगी, बिकॉज नाउ दे हैव आल्सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारे परिवार की इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं, उनको बचा के रखना है. सो नाउ दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली विजिटिंग.
तो Yeah, there are lots of areas में families doing sari weaving and there are looms inside the fort yes where yes they are so practicing all that. the first Maheshwari sari has been Saris weaved right. by Ahilyabai Holkar herself. उनके बाद herself. ये हाँ. ट्रेडिशन yes so this her ट्रेडिशन स्टार्टेड आफ्टर दैट और उन्होंने जो स्टार्ट किए थे बेसिकली उसका पर्पस यही था कि हर हाउस होल्ड में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए करने को फॉर द हाँ. लेडीज तो इसलिए Livelihood. वो सारे जो हाँ फॉर द लाइवलीहुड तो अभी भी जितने वहाँ पे हैंडलूम्स हैं वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है काफी ज्यादा फोर्ट का एरिया भी जो ऐसे यूज में नहीं आता है उसके कोर्टयार्ड्स और जो वरांडाज हैं उनको भी उन्होंने हैंडलूम में कन्वर्ट कर दिया है Ma'am, so two this more is questions. One, you said yes, what something about Brahmin architecture. What is Brahmin yes. architecture? It is And second, basically ये जो दोनों बता yes, देती हूँ मैं. ये ताजमहल वाला भी जो आप बोल रहे थे, मतलब what lead us to believe that this is क्योंकि उसका आर्किटेक्चर और ताजमहल का तो कुछ सिमिलर लगता नहीं है. So any नहीं leads इट इज that वेरी सिमिलर इट इज वेरी सिमिलर एक्चुअली आप उसको देखेंगे वो उसमें सिर्फ जो पिलर्स हैं साइड के हाँ वो बस minarets डिफरेंट हाँ. है मिनरेट्स बस डिफरेंट है बाकी पूरा आर्किटेक्चर इज वेरी सिमिलर इट वाज द अच्छा. इंस्पिरेशन लाइक द इंस्पिरेशन इज ऑलवेज अपन पूरी तरह कॉपी नहीं करते इट वाज द इंस्पिरेशन द फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से मार्बल का बना था दैट वाज अच्छा, that was the first marble यस structure also. यस यस अच्छा. दैट्स मैम द ये डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे कि मतलब it was the inspiration बिल्कुल और बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल inference है. yes yes that has been documented and the second one which you asked what is brahmanic architecture so हाँ जी. brahmanic architecture is basically जो as per वास्तु जो माना जाता है उसके जो स्क्वायर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो इट इज कंसीडर जो 64 पद का जो टेम्पल होता है दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस वन एंड दैट इज ऑफ द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस तो जो 64 पद का जो टेम्पल जब बनाया जाता है तो दैट हैज बीन नोन एज Brahmanic architecture. It is not related to Brahmins, but the central square, which is the Brahman पद. तो क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी का वास माना जाता है इसलिए that has been named as Brahmanic architecture. So all our Hindu temples are Brahmanic temples? No, no, not all. जिनमें 64 पद का यूज किया गया है सिर्फ those are named as Brahmanic architecture. अच्छा, irrespective of era. Yes. Thank you very much. Very interesting it was. Thank you so much. Varshali ma'am, difference between royal छतरी and temples as they look very similar. बेसिकली वो छत्रीज ही हैं जो महेश्वर के हैं उनको क्योंकि इतनी ज्यादा हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती थी अहिल्याबाई होलकर उनको बिल्कुल वहां पे आज भी लोग मातोश्री बोलते हैं बिल्कुल भगवान के समान उनकी पूजा करते हैं इसलिए उनकी जो छतरी जब उनके बाद के बच्चों ने बनवाई तो उसको बिल्कुल एक मंदिर की तरह ही बनवाया गया तो शी वॉज द वन जिन्होंने ये सबसे पहली छतरी अहिल्याबाई होलकर ने होलकर वंश में मल्हार राव की ही बनवाई थी उस समय से ही छतरी बनाने का पैटर्न शुरू हुआ होलकर वंश में और उसमें हुआ कि उसको प्रॉपर सिर्फ एक छतरी ना बना के एक मंदिर जैसे भी बनाया जाए ताकि रिस्पेक्ट उसकी बनी रहे ऐसा ना हो कि सिर्फ वो छतरी है तो वहां पे लोग कैजुअली बैठे हैं या कुछ भी एक्टिविटीज चल रही हैं तो दैट हैज टू बी शेप्ड इन काइंड ऑफ अ टेम्पल ताकि उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहे not only this Maheshwar Chhatris, but in Bhavnagar also there are many cenotaphs like. So, but how to make out this is a Chhatri and this is not a temple? Because many times idols in the temple they are vandalized or chori ho gaye hai, kuch ho gaye hai. So only Garbhagruha will be there, empty Garbhagruha like. तिथं जर समाधी असेल एखाद्या व्यक्तीची जर समाधी असेल तर असं समजायचं की ती छत्री आहे इन्क्लुडिंग टेम्पल समाधी असेल तर अदरवाइज इट्स ओनली टेम्पल समाधी म्हणजे काही पुतळा वगैरे असं म्हणायचं तुम्हाला पुतळा नाही परंतु ज्याच्या स्मरणार्थ ते बांधलं गेलंय त्याच्या बाबतीतलं काही ना काहीतरी तिथं असतं अच्छा त्याच्यावर काहीतरी शिलालेख किंवा काहीतरी कोरलेलं दगडावर वगैरे अशी माहिती असेल बरं थँक्यू मॅम थँक्यू सर ओके अपर्णा मैम छतरी एसेंशियली मींस कि मतलब सेनोटैफ नो यस यस तो वो सिर्फ अपने नाम का बनाते हैं या आधे मतलब हिंदुइज्म में तो बलि नहीं होते खत्म नहीं दिस इज काइंड ऑफ अ मेमोरियल ना तो दे देमसेल्फ डोंट मेक इट उनके बाद के जो लोग हैं वो बनवाते हैं उनके लिए उनके बच्चे हैं या फिर उनके वंश के जो लोग हैं वो फिर उनकी याद में बनवाते हैं तो दे डोंट मेक इट फॉर देमसेल्फ उनके फैमिली मेंबर्स उनकी मेमोरी में कुछ एक ऐसा बनवाते हैं
Aparna ma'am has asked, we saw many Shiv temples. Was it primarily a Shaivite influenced region? Yes. तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि नर्मदा का जो पूरा रीजन है दैट इज डेडिकेटेड टू शैविज्म, क्योंकि नर्मदा के किनारे हर पत्थर हर कंकड़ जो है वो शंकर को जैसा देखा जाता है, इसलिए यहाँ पूरे रीजन में मेजरली शिव के ही मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। Narmada does not form delta but an estuary. Yes, so Narmada and Tapti are only two rivers of India which does not form delta but estuaries. And they are west flowing rivers, no ma'am? Yes. Okay. So Tapti was also at some point was a tributary of Narmada, but अब दोनों अलग-अलग नदियां हो गई हैं almost. Right. Yes, ma'am. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Most welcome. Vinayak sir has asked, were goods transported by boats on Narmada river? Yes, obviously. उस टाइम पे क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच का जो पोर्शन था दैट वाज कनेक्टेड बाय नर्मदा रिवर ओनली, तो काफी सारा पोर्शन जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो उसके थ्रू होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि गल्फ ऑफ कैम्बे से जो शिप्स आते थे उनका जो सामान अनलोडिंग होता था पोर्ट्स पे, उसको भी फिर क्योंकि फर्दर आगे ले जाने के लिए कई सारे कैनाल्स भी बनाए गए थे, रिवर के थ्रू भी उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता था। Suggest some books on Ahilyabai. Yes, I will share the names and links on the last day. Alkesh ji, you want to say something? Alkesh Javeri ji. Second. Yes. Sorry, yeah, guys. Please. Yeah, please say. Okay, basically we touched Dabhoi, but further than Dabhoi, there are certain places like Charnod and other places. They also have very good heritage structure. Yes. And I think one of the temple has paintings on the top. Yes. And Bharuch was a very, very great port in olden days, which was destroyed like 3 times with different kinds of fire. So the present Bharuch is not the actual Bharuch. Yes. It is a little bit moved stuff. And it was connected to the Ujjain. So the basically whatever he's asking about the port and movement of the boat, the basic businesses were conducted all over the Narmada Valley. Yes. So that is described in some book by some old Roman. Exactly. I don't forget his name, but he has described it. And the Charnod is a very good place, and there is one temple they had reshifted it that is called a Sulpaneshwar temple. Yes. So that is like I said कि सारे important places तो obviously cover नहीं किए जा सकते, इसलिए I just selected a few जिसमें कि आपको एक idea लग जाए कि किस तरह का पूरा यहाँ पे हेरिटेज हमें देखने को मिलता है। वही ठीक है, बट मेन नर्मदा के जो नजदीक है वो है चानोद। इट इज रियली टचिंग टू लेकिन ये थोड़ा फेमस सा सिटी है, मोस्टली लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में, काफी कुछ जानते हैं। Add for Dabhoi and Rajpipla that they till 2018 it was still having a narrow gauge railway. In 2018 they stopped the narrow gauge railway flying from Dabhoi to Chanod. All right. I think it was this was the date, and around 28th May that was the last journey for that, and that's very the railway was established by Gaikwads and it was very good. So I just added because it's a new heritage. Yes, and we are talking about Narmada Valley heritage. So this is an important point because nowadays only Sardar statue is discussed in Narmada. Rest everything is going on. But they should have covered everything, you know. Exactly. That's why I'm adding it. Since thank you for sharing the information. And I have connection with Dabhoi, so I'm just giving you the information about it. And there is one Bauli in Dabhoi that is older than the Darbhavati district. Okay, great. So thank you for sharing your information, क्योंकि like this should be the interactive session कि सबको अपने तरह की अपने साइड की इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो और ज्यादा मेरा मेन पर्पस है कि जो भी वहाँ का इंसान लोकलाइट है उसको जानकारी हो तो शेयर करे। जरूर। और इससे क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर और अच्छा बने हमारा। बिल्कुल। Thank you very much, ma'am, and thank you very much, sir, to share the platform with me. Yes. Thank you. And Bharuch के बारे में जो आपने जिक्र किया, it's mentioned as Bharuch as a port in Dr. Sharad Hebbalkar's book. नहीं ये तो नहीं है, ये उससे भी पहले की एक बुक है किसी रोमन ने लिखी है, उसका मुझे I'm just forgetting the name of that person.
इस Okay, पिलर okay. लिखी तो अलेक्जेंडर ने भी है, said काफी that सारे मेमोइर्स अपने ट्रिप के जो उन्होंने लिखे हैं, तो अलेक्जेंडर ने भी जब विजिट किया था तो उन्होंने भी काफी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। अलेक्जेंडर के बाद पहले का है वो, वी से दैट इज Maybe Periplus, sir. Periplus of Etrurian Sea. yes, that is the book. Ptolemy, Periplus through the Erythraean Sea. Periplus. Okay, okay. Thank you. See, Thank I'm you. not in too much touch with the history, so sometimes what happens is like, No, sir. No, I'm happy that what I said is right. Thank you. So thanks a lot to all of you. Now the questions are also over, and with the kind permission of all of you, now we'll stop here today. Tomorrow we'll meet again. Yeah. Thank you so much. Tomorrow, is it okay, or day after tomorrow, madam? For you, is it okay, Medaji? Yes, sir. No problem. Yeah. Okay. Then thank you. Thanks a lot to all. thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Yeah. Good night.